हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एनके नर्सिंग स्टडीज में। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट विया सेल मेम्ब्रेन कि अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी फंक्शन अपन ने समझ लिए थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो अपना ये टॉपिक है ये एक अलग से टॉपिक है। इसके अंदर भी कई टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में अपन पूरी जानकारी से इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट विया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपको दिख रहा होगा मटेरियल ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो अपना होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक अपना होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम से भी समझ में आ रहा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का एक फॉर्म होता है सेल के अंदर, उसकी अपने को नीड होती है किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने को किसी भी तरीके की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स अपनी ही प्रॉपर्टीज और अपनी काइनेटिक एनर्जी इनके थ्रू ही मूवमेंट करते हैं। कैसे, से जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है उसके अगेंस्ट जाते हैं। मतलब जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर भी मॉलिक्यूल्स जो अपने हैं, कोई आयंस है, वो उधर मूवमेंट करेंगे। तो उसके लिए अपने क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगेंस्ट के लिए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन से आप समझ गए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो अपनी होती है वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब वो सबको नहीं, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करती है। लेकिन वो अलाउ कैसे करती है, कितनी मात्रा में करती है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये अपन आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पहले लेंगे अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक तो अपना हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक अपना हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट आता है अपना बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है कि जो बल्क के अंदर जो अपनी सेल है वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर अपनी सेल मेम्ब्रेन की सहायता से ट्रांसपोर्ट करती है बल्क के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स का और लिक्विड, जो अपनी लिक्विड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है या फिर अंदर जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह है उनका वेसिकल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करती है। ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं अपन लाइन से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, नोटिस करने की बात क्या है, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये नोट्स मैंने आपको लिख दिए हैं, सफिशिएंट नोट्स है। इन नोट्स को आप पूरा को ऐसे कैसे उतार ले, या आपके आगे एग्जाम के अंदर काम आएंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मूवमेंट किधर, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑलरेडी सॉल्यूशन की, उस तरफ अगर अपन को कोई किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आयन का मूवमेंट कराना है तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका अपने को मूवमेंट कराना होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर अपने को क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर एनर्जी। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाएगा, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, तो अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो क्या होगा, अपना पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, इसके अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द मॉलिक्यूल्स और आयन मूव फास्ट। जो अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो आयंस की मूवमेंट होती है उसके मुकाबले अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर
आयंस की मूवमेंट फास्ट होती है, उनकी स्पीड हाई स्पीड से मूवमेंट इनकी देखने को अपने को मिलती है। ठीक है, तो अब अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर अपने पहले आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि यूज एटीपी डायरेक्ट टू मूव द मॉलिक्यूल और आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू स्पेसिफिक पंप प्रोटीन। ठीक है, तो अपन एटीपी का यूज करेंगे। एनर्जी की फॉर्म क्या है यहाँ पे अपनी एटीपी, जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो यूज एटीपी डायरेक्ट टू मूव द मॉलिक्यूल, डायरेक्टली अपन मॉलिक्यूल को या कोई कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन है, तो उसको मूव कराने के लिए एटीपी का यूज होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अपन वो अगर मूवमेंट करेगा तो ठीक है, थ्रू स्पेसिफिक पंप प्रोटीन्स। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन की अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो उसके अंदर अपन ने देखा था कई प्रोटीन्स उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। जैसे अपन ये सेल मेम्ब्रेन की ये स्ट्रक्चर देखी थी, ये अपने फॉस्फोलिपिड हो गई, और फॉस्फोलिपिड्स के बीच में आपने देखा था कि कई प्रोटीन्स भी आपने इसके अंदर आपको देखने को मिली थी। जैसे प्रोटीन्स जो थ्रू द मेम्ब्रेन थी, कुछ ऐसे एम्बेडेड थी, कुछ ऐसे सरफेस पर थी। ये जो मैंने डार्क किया ये अपनी प्रोटीन्स है। तो इनके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका मॉलिक्यूल्स और आयंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, ये इसने बताया है। यूज एटीपी डायरेक्ट टू मूव द मॉलिक्यूल। एटीपी का यूज करेंगे डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट कराने के लिए इसका थ्रू द स्पेसिफिक पंप प्रोटीन। जो कुछ प्रोटीन है वो पंप का काम करती है मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर लाने के लिए और बाहर से अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं पंप प्रोटीन्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अपना क्लोरीन, आयोडीन, इन सब का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का। ठीक है, इसके द्वारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इनमें अपने को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन था, जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपना एटीपी का यूज होता है और जो एनर्जी अपने आयंस के अंदर स्टोर हो जाती है, उस वक्त जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अपने आयंस के अंदर स्टोर जो होता है, उसकी सहायता से ही जो दूसरे और आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर बाहर उनका मूवमेंट कराना, उनको सेल के अंदर बाहर ट्रांसफर करना। किसके थ्रू, जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो अपनी एटीपी का ऑक्सीडेशन होता है, टूटती है अपनी एटीपी, और उससे जो एनर्जी अपने जो आयंस जो ट्रांसफर हुए थे, जो अपने सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इनके अंदर वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो इनके मूवमेंट में इनके साथ के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यूज एनर्जी स्टोर्ड इन आयन, सोडियम, हाइड्रोजन आयन इन द फॉर्म इन द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो अपनी एनर्जी आयंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो गई थी, उस एनर्जी का वो यूज करते हैं दूसरे आयंस को अपने साथ के अंदर सेल के अंदर बाहर मूवमेंट कराने के अंदर। जैसे अपन बात करें अपने ग्लूकोज और अपना अमीनो एसिड है, इन मॉलिक्यूल्स को ये आयन जो अपना सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयन अपने साथ मूवमेंट कराते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इसमें फर्क क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डायरेक्ट यूज होता है एटीपी का, यूज एटीपी डायरेक्टली, कोई भी आयन है वो डायरेक्टली एटीपी को यूज करता है। ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है, जो भी एनर्जी स्टोर हुई है आयंस के अंदर, जो प्राइमरी तो अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी, जो भी आयंस थे उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई, अपने सोडियम आयन हुआ, जैसे हाइड्रोजन आयन, अपना हाइड्रोजन आयन हुआ, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है, तो इनकी सहायता से इनके साथ में लगकर दूसरे आयन का मूवमेंट होना, दूसरे मॉलिक्यूल का
सेल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होना इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इसके अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हो रही है, लेकिन अपन इसमें डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं कर रहे हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हो रही है क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन अपन डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं कर रहे हैं। जो एटीपी पहले जिन आयंस ने एनर्जी का यूज किया, तो वो जो एनर्जी उनके अंदर स्टोर्ड है पहले से ऑल मॉलिक्यूल्स के अंदर, आयंस के अंदर, उसका यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, अपने जो सब्सटेंस है, जो भी अपना मटेरियल है वो मूवमेंट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। स्पेस को सेकेंडरी बोलते हैं और स्पेस को प्राइमरी बोलते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स आप बता लेना। फिर अपन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एक दूसरी चीज देखते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें अपन, तो इसके अंदर आप देखो, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही आपको समझ में आ होगा कि बल्क के अंदर, तो बल्क के अंदर अगर अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, एक वेसिकल्स के रूप में अपन इनका ट्रांसफर करेंगे इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर और सेल से अंदर की तरफ। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेसिकल्स के रूप में, किसकी सहायता से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की सहायता से। ठीक है, अपन बात करें तो बल्क ट्रांसपोर्ट अपना दो टाइप का होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, दो, अपना दो टाइप का होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है अपना एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक तो अपना क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, और एक अपना होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर। किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। वेसिकल कौन बनाती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक, और दूसरा होता है अपना एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर, सेल के अंदर से बाहर किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट आउट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स। सीक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में, कि अपनी सेल जो अपने अंदर से कोई भी मटेरियल है उसको वेसिकल्स के थ्रू में बाहर क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो अपन एंडोसाइटोसिस आपने देख ही लिया, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल की फॉर्म में सब्सटेंस का मूवमेंट। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस अपने दो टाइप का होता है। एंडोसाइटोसिस अपने दो दो टाइप का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस की अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस को अपन सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं, और पिनोसाइटोसिस को अपन बोल सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इस नाम से ही, नाम के मतलब से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू सेल इन द फॉर्म ऑफ फेगोसोम। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट, सेल ईटिंग मतलब ईटिंग, अपन ईट किसको करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको ईट 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 करते हैं, और ड्रिंक किनको करते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स को अपन ड्रिंक करते हैं। ठीक है, इसलिए सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग भी इसको कहा गया है। तो फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, जो सॉलिड पार्टिकल्स का अगर अपन सेल के अंदर मूवमेंट कराते हैं, तो जो सॉलिड जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो अपने सॉलिड पार्टिकल्स है उनके चारों तरफ अपने सूडोपोड्स बनाती है, और एक वेसिकल का फॉर्म करती है। उस वेसिकल के अंदर उस सॉलिड पार्टिकल को एंगल्फ करती है। ठीक है, तो उस वेसिकल को अपन क्या बोलते हैं, फेगोसोम। उस वेसिकल को अपन ने नाम दिया है फेगोसोम। ठीक है, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा रफ करके, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या, एंडोसाइटोसिस का अपना पहला टाइप होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। तो देखिए ये कैसे होती है, ये मान लीजिए अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है अपना ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर का, और ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है उसके अंदर जो अपना फ्लूइड है वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर, और ये अपनी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर अपन फेगोसाइटोसिस देखें, तो फेगोसाइटोसिस किधर से किधर होगा, आउटसाइड से इनसाइड, सेल के अंदर, सेल ईटिंग इनटू द सेल। ठीक है, सेल के अंदर किसी भी सॉलिड पार्टिकल का
मूवमेंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर ये मान लीजिए अपने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कोई भी पार्टिकल है, तो अब क्या करेगी, ये जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये इस पार्टिकल की चारों तरफ ऐसे सूडोपोड्स बनाएगी ऐसे, ये इस पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे सूडोपोड्स बनाएगी। आगे इसको पूरा पार्टिकल को ऐसे एनवलप कर लेगी अपने अंदर। ठीक है, एनवलप करके फिर आगे इसके अंदर एक वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी। ये देखिए, और ऐसे ये पार्टिकल को अपने इंट्रासेल्यूलर स्पेस के अंदर पार्टिकल को का मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे होता है ये फेगोसाइटोसिस। ये अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस था, इसके अंदर कोई भी ये पार्टिकल था, तो इसके अपनी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसने सूडोपोड्स बनाए, ये सूडोपोड्स बनाए, और इसको पूरा अपने इसको चारों तरफ घेर लिया। फिर इसके एक वेसिकल का फॉर्मेशन किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसोम। ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, फेगोसोम। ठीक है, और इस फेगोसोम के फॉर्म के अंदर ये उस पार्टिकल को सेल अपने अंदर ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल किन किन को लेती है सॉलिड पार्टिकल, जैसे अपने बैक्टीरिया हो गए, वायरसेज हो गए, तो उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए अपने अंदर उनको एनगल्फ कर लेती है और उनको डिस्ट्रक्ट कर देती है। जिनके खिलाफ अपनी बॉडी इम्यून है, तो उनको अपनी सेल अपने लेवल पे डिस्ट्रक्ट कर देती है। या फिर अपनी कोई डेड सेल है, या कोई एज्ड सेल हो गई, या फिर कोई डेड सेल है, उसको एनगल्फ करके और उसके जो अंदर के कंटेंट है उनको सेल यूज कर लेती है और उसको डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए ये काम में आता है। ठीक है, दूसरा अपना आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को अपन ने क्या बोला, सेल ड्रिंकिंग, मूवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय इनफोल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अपने अंदर फोल्ड करके, जैसे सॉलिड पार्टिकल को फोल्ड किया, वैसे ही फ्लूइड को अपने अंदर फोल्ड करके और एक वेसिकल की फॉर्म के अंदर अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, कोई भी इसकी जगह, ये तो सॉलिड पार्टिकल है, या मान लो यहाँ पे कोई भी अपना जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये मान लो, इसको सेल ऐसे अपने अंदर एनवलप करेगी और एक वेसिकल का के फॉर्म के अंदर अपने अंदर ले लेगी। वही प्रोसेस है, लेकिन जो फेगोसाइटोसिस है उसके अंदर क्या करती है, सेल सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनटू द सेल एनवलप करती है। और पिनोसाइटोसिस के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, या फिर जो अपने लिक्विड सॉल्यूट्स है, जो लिक्विफाई सॉल्यूट्स है, उनको अपने अंदर एनवलप करती है। ठीक है, किसकी सहायता से हुआ ये, सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से। ठीक है, इसके अंदर किसने रोल रोल निभाया अपना, सेल मेम्ब्रेन अपना रोल निभाती है। ठीक है, ये तो आप देख के समझ ही रहे होंगे। अब अपन बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो एक्सोसाइटोसिस अपने एंडोसाइटोसिस के बिल्कुल उल्टा है। मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल इन सीक्रेटरी वेसिकल। जो सब्सटेंस है, जैसे कि अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, अपने हॉर्मोन्स हो गए, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने होते हैं, या फिर अपने कुछ हॉर्मोन्स जो सेल के अंदर होते हैं, तब कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो सेल के अंदर लाइसोसोम में बनते हैं। इन सब को क्या है कि सेल अपने इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर करती है। किस फॉर्म के अंदर, वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर ही करेगी। बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है ये, वेसिकल के फॉर्म के अंदर करेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, एक्सोसाइटोसिस। इसका भी वही है, वो वेसिकल कैसी होंगी, सीक्रेटरी वेसिकल्स इसको अपन बोलते हैं, क्योंकि अपनी जो सेल है वो अपना कंटेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सीक्रेट करती है। इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसका भी एक डायग्राम से अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना ईसीएफ है, ये अपना आइस ये सॉरी अपना आईसीएफ है, ये अपना ईसीएफ। आईसीएफ मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है इनसाइड द सेल। तो इसके अंदर कोई भी अपना, ये मान लीजिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इसके अंदर क्या है कि अपने साइटोसोल के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम
वेसिकल के रूप में स्टोर रहेगा। ठीक है, ये वेसिकल, अब सेल इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सीक्रेट करेगी, तो ये वेसिकल अपनी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेगी। यहाँ पे ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के फिर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ओपन होगी, फिर ओपन होके और आगे फिर ये इस अपने कंटेंट को क्या 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 करेगी, आगे सीक्रेट कर देगी, अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सीक्रेट इसको कर देगी और वापस फिर अपनी सेल अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर लेगी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, एक होता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है इसके अंदर अपने को एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अपने जो सब्सटेंस जो मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन उसका मूवमेंट होता है, कंसंट्रेशन के विरुद्ध इसका मूवमेंट होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और इसलिए अपने को इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने उतार दिया भाई हो। ठीक है, और अपन इसके अंदर बात करें तो यह होता है अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सीधी सीधी बात करें तो जो एटीपी है उसका डायरेक्टली यूज करता है, कोई भी मेटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आयन डायरेक्टली उसका यूज करके और अपना मूवमेंट करता है अपने जो स्पेशल पंप प्रोटीन्स है अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनके थ्रू। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो इसके अंदर अपना क्या होता है, जो आयंस है या कोई मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली यूज नहीं करता है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो आयंस के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी, उन आयंस के थ्रू उस एनर्जी का यूज करके और उनके साथ में मूवमेंट करता है या उनके विपरीत मूवमेंट करता है। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है, या फिर कोई अंदर आ रहा है तो उसके साथ अंदर आ रहा है, तो जो विपरीत जो मूवमेंट करते हैं उनको तो अपन बोलते हैं एंटीपोड्स, और जो सेम साइड में जो मूवमेंट होते हैं, समानांतर जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको अपन बोलते हैं सिम्पोड। ये अपना इतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसको इसमें मेंशन नहीं किया। अपने को मेन चीज जो पढ़नी थी वो मैंने इसके अंदर आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, फिर बल्क ट्रांसपोर्ट की अपन ने बात की तो बेसिकली इसकी फॉर्म के अंदर मटेरियल का आईसीएफ टू ईसीएफ या ईसीएफ टू आईसीएफ ट्रांसपोर्ट इसको अपन क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की अपन बात करें तो एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, इनसाइड द सेल इनटू द सेल किसी भी जो मटेरियल है, कोई सब्सटेंस, उसका ट्रांसफर, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर, सेल के अंदर से बाहर किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिलोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस अपना होता है सेल ईटिंग सॉलिड पार्टिकल्स को सेल के अंदर फ्लो होना या सेल के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ करना, उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। जो वेसिकल बनती है सॉलिड पार्टिकल्स की फेगोसाइटोसिस में, उसको अपन बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या जो अपने सॉल्यूट्स हैं, जो लिक्विड सॉल्यूट्स है उसके अंदर, उनको अगर सेल अपने अंदर एनगल्फ करती है तो उसको अपन बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन से इसके टाइप, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से ही मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ऐसा ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जिसके अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस जो भी फ्लो करते हैं आईसीएफ टू ईसीएफ या ईसीएफ टू आईसीएफ, वो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी और खुद की प्रॉपर्टी के थ्रू ही वो मूवमेंट करते हैं। इसके लिए अपने को किसी एटीपी की या किसी अदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अपन बात करें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, देखिए मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि अपन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं जा रहे हैं, अपन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं है।
मतलब जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नेचुरली वहां से सोल्यूट जिस तरफ लोअर कंसंट्रेशन है उधर उसका मूवमेंट होगा। किस लिए? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, समानांतर मेंटेन करने के लिए, समांतर मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ कंसंट्रेशन की। तो अपन क्या करेंगे, तो वो कहाँ पे, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, नॉट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर अपने को अलग से एटीपी की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। जो उनके मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी गतिज ऊर्जा है उससे ही उसका होगा। डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूज डाउन, डिफ्यूज डाउन टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल रीचेज इक्विलिब्रियम। जब तक वो एक इक्विलिब्रियम पे एक समान कंसंट्रेशन दोनों तरफ नहीं हो जाएगी तब तक वो डिफ्यूजन चालू रहेगा। ठीक है। डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो जाएगी, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन समान नहीं हो जाएगी तब तक अपना डिफ्यूजन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है। अब वो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के का ही टाइप है डिफ्यूजन, तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलेगा। अब अपना पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अपना डिफ्यूजन और एक होता है अपना ऑस्मोसिस। ठीक है। तो अपन दोनों के बारे में समझेंगे, क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है ऑस्मोसिस। पहले अपन देखते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डाउन टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। जो भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी सोल्यूट जो पार्टिकल्स है अपने सॉल्यूशन के, उनका मूवमेंट कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जिधर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जिधर कम कंसंट्रेशन है उधर सोल्यूट पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का गमन या उनका मूवमेंट, उसको अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। डाउन टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसके कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ उसका गमन। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिफ्यूजन समझ गए आप। इंपॉर्टेंस क्या है, गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब अपन रेस्पिरेट करते हैं तो अपनी एल्वियोलाई के अंदर अपनी बाहर से अपन गैस लेते हैं, एल्वियोलाई से अपनी जो ब्लड कैपिलरीज है जो अपने लंग्स के अंदर है उनके अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो अपन CO2 को तो एल्वियोलाई के अंदर दे देते हैं और अपनी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को अपनी अपने ब्लड कैपिलरी के अंदर अपन ले लेते हैं। यह प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इसके अंदर अपना डिफ्यूजन ही है जिसकी वजह से अपन गैसियस एक्सचेंज अपनी बॉडी के अंदर हो पाता है। ठीक है। दूसरी अपन बात करें एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जो अपनी सेल है वो अपने वेस्ट को कहाँ पे डालती है, अपने इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या फिर अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। किसके किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। क्योंकि डिफ्यूजन क्यों होगा, कंसंट्रेशन जो होगी वो सेल के अंदर ज्यादा होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कम होगी, तो वहां से कंटेंट कहाँ आएगा, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा। किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। और फिर अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो सारा अपना जो वेस्ट है वो अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा और वहां से अपने जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वहां पे उसको ब्लड पहुंचेगा और अपन उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है। थर्ड अपन पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अपन कोई भी खाना खाते हैं तो अपनी इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहां से वाटर का और जो अपने फूड कंटेंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी जो अपनी इंटेस्टाइन की वॉल्स है उनके द्वारा अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो जो भी वाटर और जो फूड कंटेंट्स है वो जाते हैं। वो किस कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। इनको अपन पूरे डिटेल्स के अंदर जब ये सिस्टम्स पढ़ेंगे तब आपको पूरी डिटेल के अंदर इनको समझाएंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो अपन पहली बात करें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सीन ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर उनकी एनर्जी भी, उनका एनर्जी का लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैसे डिफ्यूजन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बढ़ेगी
और एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिक और भी ज्यादा गति के साथ फ्लो अपना करेंगे। जो डाउन टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनको जाना है वो और भी ज्यादा गति से जाएंगे और अपने डिफ्यूजन की रेट के अंदर अब आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो डिक्रीज मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का साइज जितना कम होगा उतना ही वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा पास हो पाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल्स का साइज कम होगा तो ऑटोमेटिकली अपनी डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। थिकनेस ऑफ बैरियर, ये आप खुद भी जानते हैं कि जितना मोटा और जितना थिक बैरियर होगा उतना ही ज्यादा उससे चीजें पास कम होंगी, और जितना थिन बैरियर होगा, जितना पतला बैरियर होगा, चीजें उतनी ही ज्यादा आसानी से उसको क्रॉस कर पाएंगी, उसको पास कर पाएंगी। तो अगर इंक्रीज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर अपनी मेम्ब्रेन की थिकनेस इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, तो डिफ्यूजन की रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कोई भी सरफेस होगी तो उसको पास करना ज्यादा मुश्किल होगा मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है। आगे अपन बात करें डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो अपन ने टॉपिक अपना चल रहा था कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दो टाइप से होता है। इस क्लास के अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अपन ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के टॉपिक को भी कवर पूरा किया है। तो अपन अब ये देखते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन कैसे होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दो टाइप से डिफ्यूजन होता है। पहला तो होता है अपना सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं डिफ्यूजन बाय लिपिड बाई लेयर। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की बाई लेयर है, अगर आपने नोट्स बनाए तो आप देख लेंगे, या फिर आप अगर इस क्लास में पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस जो सेल मेम्ब्रेन की क्लास है, सेल की क्लास, उसके अंदर जाके आप उसको जरूर देखें। उससे आपको इसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, तो वो आपको समझ में उसमें आ जाएगी। ठीक है। तो अपन बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, तो जो स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या है कि लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही अपने सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। उनको किसी भी चैनल की या किसी भी कैरियर की या किसी भी ट्रांसपोर्टर है उसकी नीड नहीं होती है। ठीक है। स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, जो स्मॉल हो साइज के अंदर, नॉन पोलर हो, हाइड्रोफोबिक हो मैं मतलब कि वो क्या होंगे? लिपिड सोल्यूबल होंगे। हाइड्रोफोबिक कौन होगा? लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो क्या है, अपनी लिपिड बाइलेयर के थ्रू डायरेक्टली सेल से इनसाइड द सेल या फिर सेल टू आउटसाइड मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो उसका एग्जांपल अपन देखें तो अपने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2 अपने फैटी एसिड, फेट सोल्यूबल विटामिन वगैरह है, एल्कोहल है, अपना ग्लिसरॉल है, ये सब अपने सेल मेम्ब्रेन से बिना किसी कैरियर के, बिना किसी ट्रांसपोर्टर के, डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर से पैसिवली, मतलब बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के मूवमेंट कर जाते हैं इनसाइड द सेल के अंदर। ठीक है। दूसरा है अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए? जो लार्जर पोलर मॉलिक्यूल्स जो अपने होते हैं, जो साइज में बड़े हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है और जो आयंस है, वो क्या है, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर अपने, आपने देखी होगी इंटीग्रल प्रोटीन अपन ने बात करी थी। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? जो इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर अपनी दो दो टाइप की होती है। कुछ तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, थोड़ी दसी हुई रहती है। दूसरी होती है जो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पान करती है, जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आर पार प्रोटीन रहती है। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के द्वारा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का ये काम करती है। उनके द्वारा कुछ अपने जो लार्जर और पोलर मॉलिक्यूल है उनका डिफ्यूजन होता है आउटसाइड टू सेल द इनसाइड द सेल, आउट से सेल के अंदर, समझ रहे? आउटसाइड से इनसाइड सेल के अंदर उनका ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, जो अपने प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो क्या है, हेल्प करते हैं लार्जर पोलर मॉलिक्यूल्स को और आयंस को आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल मूवमेंट कराने के अंदर, ट्रांसपोर्ट कराने में। ठीक है। ये भी एक अपना पैसिव डिफ्यूजन का ही टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। और कुछ जो अपने प्रोटीन से वो वाटर चैनल्स का काम करते हैं, जिनसे वो वाटर का मूवमेंट उनके थ्रू होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्वापोरिन्स। जो वाटर का डिफ्यूजन कराते हैं
उनको बोलते हैं अपन एक्वापोरिन्स। जो वाटर चैनल्स है उनको क्या क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो ये था अपने डिफ्यूजन। अब अपन बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अपन देखेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। जो सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ऑस्मोसिस को, इट इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का डिफ्यूजन होगा इसके अंदर, किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। जो सॉल्यूशन के अंदर एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जो सोलवेंट होता है ऑस्मोसिस के अंदर, उसका अपने को क्या देखने को मिलता है? फ्लो देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन किसके थ्रू होगा? सबसे नोटिस करने वाली बात है इसके अंदर, अक्रॉस ए सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। एक सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने को ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ये भी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें अपने को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो अब मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी से ही गमन करेंगे। कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा क्या? मूवमेंट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्यों होगा? क्योंकि जो सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है वो सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगी पास करने के लिए, क्योंकि उसकी जो सेलेक्टिविटी है ना, जो उसके जो सेलेक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर अगर सॉल्यूशन का सोल्यूट नहीं आता है, इस सॉल्यूशन का जो अपन आउटसाइड द सेल है अपने पास सॉल्यूशन, वो अगर उसकी सेलेक्टिविटी के क्राइटेरिया में उसका सोल्यूट नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा आउटसाइड टू सेल द इनसाइड द सेल, या फिर इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। ठीक है, जिधर भी कंसंट्रेशन लो होगी उधर उसका वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस अकर व्हेन ए मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू वाटर नॉट फॉर सॉल्यूट, जो अपन ने बात करी। ऑस्मोसिस कब अगर होगा? जब कोई मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर के लिए ही परमेएबल होगी, उसके सॉल्यूट के लिए परमेएबल नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में अपने को ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन वाटर मूव इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या है? अगर वाटर आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूवमेंट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो उसको अपन क्या क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। ठीक है, दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस। व्हेन वाटर मूव आउटसाइड द सेल बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा वाटर इनसाइड से आउटसाइड द सेल जा रहा है, साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जा रहा है, या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर वाटर कंटेंट अगर जा रहा है, किस कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, ये अपने ऑस्मोसिस के दो टाइप हो गए, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस रिएक्शन विद सेल की। जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के सॉल्यूशंस है, उनका सेल के साथ क्या रिएक्शन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेशन के आधार पर इनको डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। तीन टाइप के अपने सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो अपने साइटोसोल की कंसंट्रेशन है, जो इनसाइड द सेल जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, वही अगर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल होती है सॉल्यूशन में, तो उसको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन के अंदर सेल को ना तो वाटर कंटेंट का एक्सोस्मोसिस करने की नीड होती है, ना ही एंडोस्मोसिस करने की नीड होती है, मतलब कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक? कौन सा क्या कहेंगे? जिसके अंदर सेल अपनी नॉर्मल शेप और नॉर्मल वॉल्यूम को मेंटेन रख सकती है, अनचेंज रहती है, कोई भी चेंज नहीं होती है उस सॉल्यूशन के थ्रू, तो उसको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा कब होगा? जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल सेम होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ना कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है,
एनी सॉल्यूशन इन विच ए सेल मेंटेन विथ नॉर्मल शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सेल अपनी नॉर्मल शेप और वॉल्यूम को मेंटेन रखती है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल आर सेम, इनसाइड और आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन सेम रहेगी किसकी, सॉल्यूट की, सॉल्यूशन के अंदर जो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अपने आपने देखे होंगे, जो अपना नॉर्मल सेलाइन, जो अपना नॉर्मल सेलाइन होता है जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम आता है, जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोज ड्रिप वगैरह, इन नाम से आप बोलते हैं। तो जो नॉर्मल सेलाइन होता है 0.9% वो अपना आइसोटोनिक से वो क्या होता है, सॉल्यूशन। एक होता है अपना D5 5% जो होता है वह भी अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक की। ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस देन द साइटोसोल, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी आउटसाइड द सेल कम होगी किससे, इनसाइड सेल से। सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अपना ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का गमन या वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होता है, ऑस्मोसिस। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपने जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन किससे कम है, इनसाइड द सेल जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन से आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऐसे में अपने को क्या देखने को मिलेगा, सेल से बाहर की तरफ, सॉरी, सेल के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्मोसिस देखने को मिलेगा। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वहां से वाटर कंटेंट क्या होगा, मूवमेंट होगा किधर, इनसाइड द सेल, बाहर से सेल के अंदर वाटर कंटेंट का मूवमेंट होगा, जिससे कि जो अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और जो बाहर अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। ठीक है, cause endosmosis that result increase hydrostatic pressure inside the cell and cell में burst। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन के अंदर, जब एंडोस्मोसिस होगा तो वाटर कंटेंट आउटसाइड सेल से इनसाइड सेल आएगा, तो उसके अंदर सेल के अंदर आपको हाइड्रोस्टेटिक, जो अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो अपने को बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि सेल ब्रस्ट भी हो जाए, सेल फट जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये क्यों होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण, इसकी हाइपोटोनिसिटी के कारण होगा। ठीक है, अब अपन बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपने कहाँ पे काम आता है, जो अपने स्पोर्ट्समैन है इनके अंदर, या फिर जो कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर आपको मतलब कि डिहाइड्रेशन का कोई पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह ये अपनी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होती है, वो क्यों देंगे, जिससे कि उसकी सेल के अंदर वाटर कंटेंट जा सके, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन की समस्या उसकी सही हो जाए, जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसकी सही हो जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो वाटर कंटेंट मूवमेंट करेगा सेल्स के अंदर, तो उसकी डिहाइड्रेशन से वो हाइड्रेशनल स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तीसरी अपन बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर देन द साइटोसोल, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी जो वो साइटोसोल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा होगी, आउटसाइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इनसाइड द सेल से। सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक्सोस्मोसिस देखने को मिलेगा। एक्सोस्मोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और हायर कंसंट्रेशन का है अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो सेल के अंदर से वाटर कंटेंट कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द सेल टू श्रिंक, सेल अपनी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, दब जाएगी, पिचक जाएगी। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल की श्रिंक को जो क्या क्या बोलते हैं,
कॉल्ड एज क्रीनेशन। सेल के श्रिंक होने को क्या बोलते हैं अपन? क्रीनेशन बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म होती है सेल के श्रिंकेज को, एक टर्म के अंदर अपन बोलते हैं क्रीनेशन। ठीक है, तो ये क्रीनेशन देखने को मिलेगा कब? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर अपन देंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा हो जाएगी मुकाबले इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सोसमोसिस देखने को मिलेगा। एक्सोसमोसिस मतलब वाटर कंटेंट का आउटसाइड द सेल जाना, मूवमेंट ऑफ वाटर कंटेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल से बाहर जाना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेल के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगा, सेल अपनी पिचक जाएगी क्योंकि उसका वाटर कंटेंट आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? क्रीनेशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन कहाँ कहाँ मिले थे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का बहुत बड़ा यूज है अगर अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई किसी भी ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है या फ्लूइड कंटेंट ओवरलोड हो जाता है, या जैसे बात करके अपने अंदर अगर ब्रेन के अंदर किसी पार्ट के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे बात करें अपन मैनिटोल वगैरह उस पेशेंट को देते हैं आईवी, जिससे कि वो जो सेल्स के अंदर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकाल ले, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है जो अपन ने जो अपने फ्लूइड दिया है वो हाइपरटोनिक है। तो वो वो क्या करेगा? जाके जो इनसाइड द सेल जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हो गया है जिसकी वजह से स्वेलिंग अपने को देखने को मिल रही है अंदर, तो वो क्या करेगा? वो उस फ्लूइड को सेल से वो फ्लूइड बाहर आ जाएगा और बाहर बाहर आकर अपने यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ब्लड के अंदर वो आके और अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूरिन वगैरह के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, जिससे कि बॉडी का जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कम हो जाएगा, या स्वेलिंग का जो स्वेलिंग है चाहे ब्रेन में हो चाहे और कहीं, वो अपने को थोड़ी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे अपन ने बात करी आज अपने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट बाय सेल मेम्ब्रेन के। अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करी, उसके बाद में अपन ने बात करी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपन ने दोनों टाइप की बात करी, डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप एक तो इनके नोट्स को प्रॉपर उतार लें, और दूसरा रेगुलर क्लासेस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिख के भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे आगे इसके साथ नए अपना जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनल की नई क्लास के साथ अपन मिलेंगे। थैंक यू।